भारत की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हर 3 महीने में मौसम बदल जाता है। कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी सर्दी तो कभी बसंत। हर मौसम का आनंद तो जो है सो है, लेकिन उसके साथ इन बदलते मौसमों की एक और बड़ी खास बात होती है, और वो है मौसमी फल और सब्जियां। यूं तो टमाटर पूरे साल मिलते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में मिलने वाले देसी टमाटर की बात ही कुछ और होती है। ठंड का ये देसी टमाटर स्वाद और दाम दोनों तरह से नंबर 1 है, इसलिए टमाटर सर्दियों का हीरो होता है। आज की कहानी है यादव फैमिली की, जहां पूरा परिवार सर्दियों के टमाटर का फैन है। बहू, सर्दियां आने वाली है, याद है ना? हाँ हाँ बाबूजी, याद है। सर्दियों का आप कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखो बहू, अभी 2 महीने का समय है, तब तक तुम अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लो। एक बार सर्दियों का टमाटर बाजार में आ गया, फिर तो तुम्हें सोचने का मौका भी नहीं मिलने वाला। बच्चे से लेकर जवान तक सब टमाटर के दीवाने हैं। बाबूजी ठीक कह रहे हैं आप। मैं अभी से सर्दियों की तैयारी शुरू कर देती हूँ। अरे अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि इस घर में सबके सब टमाटर सूप के दीवाने हैं। सूप पीने के लिए पूरे 6 महीने ठंड के आने का इंतज़ार करते हैं सब। और जैसे ही ठंड में टमाटर का भाव गिरता है, हमारे घर रोज़ाना 5 किलो टमाटर आने शुरू हो जाते हैं। देख बहू, सर्दियों में जैसे लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में चाय की तलब लगती है ना, वैसे ही हमारे घर में सबको सूप की तलब लगती है। सुबह उठकर सबसे पहले सूप ही मांगेंगे सब सर्दियों में। ठीक ही तो है ना माँ जी, चाय कौन सा फ़ायदा करती है। हमारे घर में तो अगर सब सूप पीते हैं तो ये तो अच्छी बात हुई। सूप पीने से सेहत भी अच्छी रहती है। अरे मम्मी, अभी तो अक्टूबर का महीना चल रहा है, सूप तो दिसंबर में बनेगा। अभी से आप एक्साइटेड नजर आ रही है। हाँ तो ठंड के टमाटर आने वाले हैं भाई, एक्साइटेड क्यों ना हो। पूरे साल तो महंगे टमाटरों की मार से परेशान रहते हैं हम। सब्जियों में भी गिन गिन के टमाटर डालने पड़ रहे थे, अब जाकर टमाटर सस्ता होगा। जी भर के टमाटर की रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ मैं। चलो बेटा, ये काम तो अच्छा हुआ कि इस घर में बहू बिल्कुल हमारे मेल की आई है। जैसे बाकी लोग टमाटर के शौकीन है, तू भी शौकीन है, इसीलिए तुझे बनाने में आफत नहीं लगती। क्या माँ जी, टमाटर किसे पसंद नहीं होते। आपको पता है, मैं तो सबसे ज़्यादा आलू टमाटर की सब्जी बनवाती थी अपनी मम्मी से। 2 आलू और 5 टमाटर, बिल्कुल खट्टी खट्टी ग्रेवी, जब मुंह में जाती है ना स्वाद आ जाता है। अब वो सब पे गुजरे ज़माने की बात हो गई मम्मी जी। 5 टमाटर तो अब मैं 5 दिन चलाती हूँ। मिडिल क्लास इंसान तो अपनी रसोई का बजट ही नहीं संभाल पा रहा है, स्वाद के बारे में तो क्या ही सोचे। पूरी यादव फैमिली टमाटर के स्वागत के लिए बेचैन थी। सब ने अपने अपने सपने बुन रखे थे। किसी को आलू टमाटर खाना था, किसी को टमाटर सूप, किसी को अगले कई महीनों के लिए टोमेटो प्योरी बनानी थी, तो किसी को टोमेटो सॉस। बाकी लोग तो मन ही मन टमाटर खाने के सपने बुन रहे थे, लेकिन बहू सुचिता वो तो पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुट गई थी। पिछले साल आदित्य रोज इसी बात पर मुझे ताना देते थे कि मैं हर रोज एक ही फ्लेवर का सूप बनाकर रख देती हूँ। पिछले साल गर्मियों में, सुचिता, ये आलू टमाटर की सब्जी तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन ये बताओ, सब्जी में जो रंग दिखाई दे रहा है वो एक टमाटर से तो नहीं आया होगा। कितने टमाटर डाल दिए सब्जी में? अब आलू टमाटर में तो टमाटर डलेगा ही ना, ज़्यादा नहीं, बस 4 टमाटर डाले हैं। क्या कहा? 4 टमाटर, वो भी एक वक्त की सब्जी में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। पता है टमाटर कितना महंगा है? कल ही सब्जी मंडी से टमाटर लेकर आया हूँ मैं। 120 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। अरे लोगों ने टमाटर खाना छोड़ दिया है और तुम हो कि एक वक्त की सब्जी में 4 टमाटर डाल रही हो। देखिए ना माँ जी, आदित्य मुझे सब्जी में टमाटर डालने के लिए रोक रहे हैं। अब इतने बड़े परिवार की सब्जी बन रही है तो बिना टमाटर के कैसे बनेगी, और फिर खाना अच्छा नहीं बनेगा तो भी आप लोग मुझे बोलोगे। अरे समझ रही हूँ तेरी बात, लेकिन तू भी तो थोड़ा समझने की कोशिश कर। इस समय टमाटर कितना महंगा है। गर्मियों की सब्जियां तो बिना टमाटर के बना दो तब भी चल जाती है। इतना महंगा टमाटर डालेंगे तो स्वाद ज़रूर आएगा, लेकिन बजट ज़रूर बिगड़ जाएगा। तुम ऐसा करो बेटा, ये जो तुम्हारी जितने भी टमाटर वाली रेसिपी है ना, सबको संभाल कर रखो। अभी सर्दियों में जब टमाटर सस्ता होगा तब तुम खूब टमाटर डाल डाल कर खाना बनाना। और इस घर में तो वैसे भी सब टमाटर की शौकीन है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। सर्दियों में टमाटर सूप पीने का मज़ा ही कुछ और है, और तुम वाकई सूप अच्छा बनाती हो। लेकिन तुम्हें नहीं लगता रोज़ रोज़ एक ही फ्लेवर का सूप पीने से बोरियत होने लगती है? अरे यार, पढ़ी लिखी लड़की हो, कुछ स्किल यूज़ करो अपने, और हमें कुछ नया और जायकेदार सूप ट्राई करवाओ ना। देखो आदित्य, अभी लवली बहुत छोटी है, नई रेसिपी सीखने का मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है।
किसी तरह सूप बन पा रहा है, इतना ही काफ़ी है। तुम्हारी ये नए स्टाइल के सूप पीने की फरमाइश मैं अगले साल पूरी करूँगी। तब तक लवली को 2 साल की हो जाने दो। आज के दिन आदित्य भूलने वालों में से नहीं है। इस बार फिर से मुझे बोरिंग सूप पिलाने का ताना दे, उससे पहले मैं सबकी नाराज़गी दूर करने का तरीका ढूंढ लेती हूँ। अब से मैं रोज़ कुकिंग चैनल के वीडियो देखकर टमाटर सूप की नई रेसिपी सीखूंगी। अगले दिन, अरे यार, कितने मन से ये टमाटर सूप बनाना सीख रही थी मैं, और बीच में ही डेटा ख़त्म हो गया। ये बच्चे ना कार्टून देखकर सारा डेटा ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले ये डेटा का स्यापा ख़त्म करवाती हूँ। कितनी अच्छी रेसिपी सिखा रही थी त्रिशा धुमालिका, और मेरा नेट पैक ही ख़त्म हो गया। सुचिता पति आदित्य को फ़ोन लगाती है। सुनते हैं, मुझे घर में वाईफाई का कनेक्शन चाहिए। बस बहुत हो गया ये रोज़ रोज़ गिन गिन कर डेटा पैक रिचार्ज। एक तो किसी तरह समय निकालो कुछ सीखने को, उसमें भी डेटा ख़त्म हो जाता है। अच्छा चलो, नाराज़ मत हो, मैं लगवाता हूँ घर पर वाईफाई लगने के बाद अब घर के सारे काम निपटाने के बाद सुचिता सीधा मोबाइल पर वीडियो लगाकर बैठ जाती और अच्छी स्टूडेंट की तरह पूरे मन से टोमेटो सूप की रेसिपी सीखती है। मम्मा, स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिला है, करा दो ना प्लीज़। अरे बेटा, आप कर लो ना, मम्मा अभी बहुत ज़रूरी काम कर रही है। लेकिन मम्मा, आप क्या कर रहे हो ये पेपर पेन लेकर? आपको भी होमवर्क मिला है क्या? हाँ, तुम ऐसा ही समझ लो। मम्मा अच्छा अच्छा सूप बना सके इसके लिए मम्मा रेसिपी नोट कर रही है। ये डायरी है ना, इसमें मम्मा अपने किचन नोट्स रेडी कर रही है। मम्मा, बाद में कर लेना प्लीज़, बहुत सारा वर्क है। अगर पूरा नहीं हुआ तो कल स्कूल में टीचर पनिश करेगी। अरे बाबा, इस घर में तो कोई भी काम करने बैठो तो झंझट ही खत्म नहीं होता। अच्छा चलो, आ रही हूँ, अभी कराती हूँ तेरा होमवर्क। एक बात बता, तेरे स्कूल में टीचर कुछ पढ़ाती नहीं है क्या? सब घर से ही करने को दे देती है ताकि पूरा दिन तुम माँ का दिमाग खाओ। अरे पहले घर संभालो, बाद में ये टीचरों का काम भी हम माँ ही करें। सुचिता गुस्से में बड़बड़ा रही थी और साथ ही साथ बेटे के साथ बैठकर उसे होमवर्क भी करा रही थी। पूरे 2 घंटे लगे मुझे इसका होमवर्क कराने में। पूरा दिमाग खाली हो गया। लगता है जैसे मेरे लिए ही भिजवाती है ये टीचर सारा होमवर्क। सुचिता को बहुत गुस्सा आ रहा था। दोपहर का सारा टाइम हनी का होमवर्क कराने में ही वेस्ट हो गया था। अरे भाई सुचिता, शाम के 4:30 हो गए, चाय रख दो। हमें तो 4 बजे से ही चाय की तलब लगने लगती है। आ रही हूँ माँ जी, रखती हूँ चाय। लो, हो गई शाम। अब चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, बच्चों को दूध दो, फिर फल काट कर दो सबको। रात के खाने की तैयारी करो। कुछ करना भी चाहो तो समय कहाँ बचता है। और एक हमारे पति देव है, उनकी फरमाइशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अगले दिन, आज तो हानि को होमवर्क भी थोड़ा ही मिला है। आज मैं रेसिपी नोट करके रहूँगी। सुचिता मोबाइल में वीडियो लगाकर सूप की रेसिपी के नोट्स बनाना शुरू करती है। कुछ ही देर बीती थी कि अचानक उसके फ़ोन पर ननद रानी का कॉल आ जाता है। अरे ये सारी दुनिया मेरे सूप की ही दुश्मन क्यों बनी बैठी है? ऐसा लग रहा है मेरे सूप पर राहु की महादशा चल रही है। खैर, ननद रानी का फ़ोन था, फ़ोन ना उठाए ये भी तो संभव नहीं था। इसलिए चेहरे पर नकली मुस्कुराहट और वाणी में नकली मिठास घोलकर सुचिता फ़ोन उठा लेती है। क्या भाभी, बड़ी देर लगा दी फ़ोन उठाने में, क्या बात है? मुझसे बात करने का मन नहीं था क्या? क्या किसी बात की नाराज़गी है आपके मन में? अरे आप भी कैसी बात करती हैं दीदी, मैं आपसे बात क्यों नहीं करना चाहूँगी। बल्कि मैं तो अभी खुद आपको याद कर रही थी कि शिल्पी दीदी पता नहीं कैसी होंगी, कितने दिन से घर भी नहीं आई। रहने दो भाभी, सब समझ रही हूँ मैं, बस बहानेबाजी कर रही हो आप। मैं मम्मी का फ़ोन बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मम्मी का फ़ोन नहीं लग रहा है। आप अपने फ़ोन से मम्मी से बात करवा दीजिए प्लीज़। सुचिता फ़ोन ले जाकर अपनी सास को थमा देती है। ननद शिल्पी और सास पिछले 2 घंटे से फ़ोन पर बातें कर रही थी, लेकिन बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 2 घंटे बाद, चल बेटा, मेरा फ़ोन तो पता नहीं आज क्या हो गया है, ऑन ही नहीं हो रहा। शाम को आदित्य आएगा ना तो उससे कहूँगी कि बनवा दे। अब बहू के फ़ोन से कितनी देर बात करूँगी। हाँ चल, अब रखती हूँ, कल कॉल करूँगी बेटा। अभी तो बस शाम हुई है मम्मी जी, पूरी रात बाकी थी। इतनी जल्दी फ़ोन रखने की क्या ज़रूरत थी। अगला दिन भी ऐसे ही बेकार हो जाता है। सुचिता हर रोज़ कोशिश करती कि वो अपने सूप की रेसिपी के लिए थोड़ा टाइम निकाले, लेकिन हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसा होता कि वो बेचारी डिस्टर्ब हो जाती। मुझे समझ में आ गया है कि इस जन्म में मुझे अकेले में समय नहीं मिल पाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मेरा काम भी हो जाए और मैं रेसिपी भी देख लूँ। ये सही आइडिया है। मैं अपने लिए एक आईपैड मंगवा लेती हूँ।
रसोई में उसे रखकर आराम से वीडियो देखूंगी। ये मोबाइल तो मुआ हर समय बजते ही रहता है। शाम को, सुनिए जी, आपसे एक बात कहनी थी। मुझे ना आईपैड की ज़रूरत है। मोबाइल की स्क्रीन इतनी छोटी होती है कि उसमें वीडियो देखने में मज़ा ही नहीं आता। और वैसे भी मैं किचन में काम करते हुए वीडियो देखती हूँ। मोबाइल इतना दूर रख देती हूँ कि स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देता। सुचिता, क्यों बिना बात खर्चा बढ़ा रही हो? आईपैड कितने का आता है तुम्हें पता भी है? अरे तो मैं कोई पैसे वेस्ट करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। आईपैड आएगा तो उसमें से देखकर नई नई रेसिपी भी तो खाने को मिलेगी ना। अब तुम सोच लो, पैसे बचाने हैं या नए नए फ्लेवर का सूप पीना है। सुचिता की बात सुनकर आदित्य उसे एक आईपैड दिलाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों में आईपैड आ गया। अब सुचिता खाना बनाते हुए, घर के काम करते हुए आईपैड में लगाकर अपना वीडियो देखना शुरू कर देती है। माँ जी, मैंने टमाटर का सूप बनाने की कई सारी रेसिपीज नोट कर ली है। उसके साथ ही घर में टोमेटो सॉस बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैंने देख ली है। बस एक बार टमाटर सस्ते हो जाए, उसके बाद तो मैं टमाटर की इतनी सारी चीज़ बनाने वाली हूँ ना कि आप सब लोग इस बार खुश हो जाएंगे। लेकिन इतनी सारी चीज़ बनाने से पहले थोड़ा खर्चा भी करना पड़ेगा। कैसा खर्चा बेटा? मुझे एक दो चीज़ों की ज़रूरत है। आप बाज़ार जाकर मुझे ला दीजिए ना। एक स्ट्रेनर चाहिए, एक नॉन स्टिक पैन, और भी 2-3 बर्तन हैं। उनकी लिस्ट मैंने बना दी है जो सूप बनाने में यूज़ होंगे। आप आज बाज़ार जाकर ये सब सामान ला दीजिएगा ना। फिर उसके बाद मैं एक एक करके सारी रेसिपीज ट्राई करके देख लेती हूँ। बाबूजी कह रहे थे ना, एक बार ठंड आ गई तो फिर मुझे ज़्यादा सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ, बात तो तेरी ठीक है। चल लिस्ट दे दे मुझे, मैं बाजार से ला दूंगी। वाईफाई कनेक्शन, आईपैड और उसके बाद सूप बनाने के स्पेशल बर्तन, सब मिला जुला के सुचिता का अच्छा खासा खर्चा हो गया था। लेकिन फिर भी सुचिता और घर के बाकी लोग खर्च की चिंता ना करके टमाटर के सूप के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब दिसंबर का महीना भी लगभग बीतने को था। लेकिन टमाटर थे कि सस्ते होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा जी, आज भी आप टमाटर लेकर नहीं आए। अब तो दिसंबर बीतने को आया। ये सूप कब बनेगा? अरे बेटा, क्या बताएं, हम तो खुद रोज़ इसी उम्मीद में बाजार जाते हैं कि अब टमाटर सस्ता हो गया होगा। लेकिन टमाटर का दाम तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। 100 रुपये किलो मिल रहा है टमाटर। अब बताओ कैसे लाए 5 किलो टमाटर? 500 रुपये का तो टमाटर ही आ जाएगा। इतना बड़ा परिवार है, किलो 2 किलो टमाटर से किसी का भला भी नहीं होने वाला। मम्मा, कितने दिन हो गए टमाटो सॉस खत्म हुए, आप नया मंगवा भी नहीं रही हो। कितने दिन से मेरा सॉस से ब्रेड खाने का मन कर रहा है, लेकिन घर में सॉस ही नहीं है। अरे बेटा, कुछ दिन और वेट कर लो। ये मार्केट का सॉस ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बहुत अनहेल्दी होता है। बस टमाटर सस्ते होने दो, उसके बाद मैं घर में एकदम फ्रेश टोमेटो सॉस बनाऊंगी। वो हेल्दी भी होगा और उसका टेस्ट भी ना मार्केट के सॉस से बहुत अच्छा होगा। आपकी ये कहानी सुनते सुनते पूरा 1.5 महीना हो गया। पता नहीं कब टमाटर सस्ते होंगे, कब टमाटर घर में आएंगे और कब सॉस बनेगा। तब तक क्या मैं ऐसे ही सूखी सूखी ब्रेड खाऊं? अरे बेटा, घर में जैम है ना, जैम से खा लो ब्रेड। नहीं, मुझे नहीं खाना इतना मीठा। जैम खाकर मेरा मन खराब हो जाता है। आपको पता है मुझे मीठा पसंद नहीं है। बेटा, ये क्या है? तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों है? पढ़ाई नहीं की थी क्या इस बार के यूनिट टेस्ट के लिए? मम्मा, मैंने तो पढ़ाई की थी, लेकिन आप भी मेरी हेल्प नहीं करते थे। आपको पता है मुझे मैथ्स और कंप्यूटर समझ में नहीं आता। मैं कितनी बार आपके पास बुक्स लेकर आया, लेकिन पता नहीं आप हर समय अपने आईपैड में से देखकर क्या लिखती रहती हो। हर बार यही बोलती थी, बाद में आना, अब भी बिजी हूँ। अब के बाद में आने के चक्कर में मेरा यूनिट एग्ज़ाम आ गया और मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो मेरे मार्क्स भी कम आए। ये टमाटर का सूप ना मुझे कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ गया है। अरे जिस सूप को बनाने के लिए मैंने पूरा 1-1.5 महीना मेहनत की है, उसके बनने की भी नौबत नहीं आ पा रही है। ये कमबख्त महंगाई की मार ऐसी है कि मिडिल क्लास आदमी अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकता। अरे पूरी गर्मी तो टमाटर की महंगाई की मार से हम लोग वैसे ही परेशान रहते थे। अब क्या सर्दियों में भी टमाटर सस्ता नहीं होगा? क्या क्या सोचा था मैंने, सारे अरमानों पर पानी फिर गया है। अब बस बहुत हुआ। अब टमाटर सस्ता नहीं होगा तो इंसान सूप नहीं पिएगा क्या? महंगा है तो महंगा ही सही। आज तो मैं टमाटर का सूप बना कर आऊँगी। ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं होगा जिस पर मैंने टमाटर का सूप बनाने की रेसिपी ना देखी हो। इतनी मेहनत तो मैंने अपने एग्जाम के लिए भी नहीं की थी जितनी इस टमाटर के सूप को बनाने की रेसिपी नोट करने में की है।
सुचिता उसी दिन बाजार जाती है और 2 किलो टमाटर खरीद कर ले आती है। हाँ, टमाटर महंगे थोड़े ज़रूर थे, लेकिन सुचिता अब टमाटर के सस्ते होने का और इंतज़ार करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। घर आकर वो अपनी स्पेशल रेसिपी से बढ़िया टमाटर का सूप तैयार करती है और थोड़ा थोड़ा सूप सबको कटोरी में निकाल कर सर्व कर देती है। अरे भाभी वाह, आज आपने टमाटर का सूप बना दिया। टमाटर सस्ते हो गए क्या? आज तो दिन ही बन गया भाई। भाभी, मुझे तो लगा था इस बार टमाटर सस्ते ही नहीं होंगे और हमारा ये सूप पीने का सपना सपना रह जाएगा, लेकिन आपने तो पहली फुर्सत में ही सूप बनाकर पिला दिया। सब लोग तारीफ करते जा रहे थे और जल्दी जल्दी सूप पीते जा रहे थे। अरे सुचिता, एक बात बताओ, ये आधी आधी कटोरी सूप देकर क्यों हमारा जी जला रही हो तुम? एक तो पहले पूरा दिसंबर बीतने के बाद टमाटर का सूप पीने को मिल रहा है, उसमें भी तुम आधा कटोरी सूप पिला रही हो। और लेकर आओ ना। देखो, आप सब लोगों को सूप बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टमाटर लाकर सूप बना दिया था। और टमाटर कोई सस्ते नहीं हुए हैं, 100 रुपये किलो टमाटर है। ये सूप बनाने के लिए 200 रुपये के टमाटर लगे हैं। अब और सूप नहीं मिल सकता, खत्म हो गया सारा सूप। क्या कहा? 100 रुपये किलो के टमाटर का सूप बना दिया तुमने? 200 रुपये के टमाटर भी खरीद लिए और पीने के लिए ये 2-2 चम्मच सूप नसीब हुआ? अरे क्या फ़ायदा हुआ ऐसे सूप बनाने का? इससे अच्छा तुम ना बनाती तो ज़्यादा बेहतर होता। देखो, हाथ जुड़वा लो, जब तक टमाटर सस्ता नहीं हो रहा ना, तुम्हें सूप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दिन का 500 का सूप अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। पति की बात सुनकर सुचिता काफ़ी निराश हो गई थी। घर के लोगों की तरह वो भी बस टमाटर के सस्ते होने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन महंगाई डायन तो जैसे इस बार उनके सब्र का इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी। पूजा के घर में आज काफी चहल पहल थी, क्योंकि आज पूजा को देखने के लिए लड़के वाले जो आने वाले थे। सभी लोग काम में व्यस्त थे। तभी पूजा का भाई विराट आता है और अपनी पत्नी नेहा से कहता है, नेहा, घर में सारी तैयारी हो गई है ना? अभी कुछ ही देर में लड़के वाले आते होंगे। पूजा को तो अच्छे से तैयार कर दिया ना? हाँ जी, पूजा क्या तैयार होगी, वो महारानी अभी तक ऑफिस से घर ही नहीं आई है। अब जब घर आएगी तभी तो उसको तैयार कराऊंगी ना। क्या पूजा अभी तक घर नहीं आई? उसे किसी ने बताया नहीं था कि आज उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं? अरे बताया था, लेकिन आपकी बहन के नखरे तो अलग ही हैं। उससे छुट्टी लेने को बोलो तो कहती है मेरे ऑफिस की तरफ से मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। अब उसे शादी भी करनी है और छुट्टी भी नहीं करनी, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अरे क्या शोर मचा रखा है घर में। माँ देखो ना, आज पूजा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, लेकिन पूजा है कि अब तक घर ही नहीं आई। अब आप ही उसे फ़ोन करके घर बुलाओ। विराट की बात सुनकर सुमित्रा पूजा को फ़ोन करने ही जाती है, तभी वहाँ पूजा आ जाती है। पूजा को देखकर विराट कहता है, रहने दो माँ, फ़ोन मत करो पूजा को। अरे लेकिन क्यों? देखा है समय कितना हो रहा है। हाँ माँ, दिखा है, और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, दोपहर के सिर्फ 2 बज रहे हैं। हाँ तो अरे 2 काम होते हैं क्या? लड़के वाले का समय है 2 बजे का, तो वो लोग आते ही होंगे। बहू, जा जाकर पूजा को तैयार करते। जी माँ जी। पूजा चलो मेरे साथ। पूजा अपनी भाभी के साथ कमरे में जाती है। पूजा की भाभी उसे एक प्यारा सा सूट निकाल कर देती है। पूजा, ये लो, ये सूट तुम पर बहुत जचेगा, इसे पहन लो। और हाँ, लड़के वाले तुमसे जो पूछे उसका सही से जवाब देना। कहीं पता चले कि तुम उनकी बातों से इरिटेट हो जाओ और वो भाग जाए। भाभी, लड़की वालों से मैं इरिटेट तो तब होंगी ना जब मेरा उनसे रिश्ता पक्का होगा। लोगों को लगता है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। अब उन्हें कौन समझाए कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। ऐसे नहीं बोलते नेहा। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो। जहाँ नेहा पूजा को तैयार कर रही थी, वहीं पूजा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। आइए आइए बहन जी, आइए आइए। यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, तकलीफ तो नहीं हुई, पर आपका एरिया है बहुत अंदर। मतलब अगर किसी को एड्रेस ढूंढते हुए गुस्सा भी आ जाएगा ना तो आपके घर आते आते उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, पर आपका घर नहीं आएगा। और अगर तकलीफ भी हो जाए तो वो भी यही कहेगा कि भाई तकलीफ नहीं हुई। जी क्या मतलब? अरे कुछ नहीं बहन जी, वो क्या है ना, इनकी आदत है ऐसे ही बोलने की, इसलिए इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दे। लड़के वालों की ऐसी अटपटी बातें सुनकर सुमित्रा कंफ्यूज थी, लेकिन उनकी बातों को काटते हुए वो उन्हें घर में बिठाकर खूब खिलाती पिलाती हैं। बहन जी, खाना पीना तो होता रहेगा, इसलिए पहले वो काम करते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ज़रा आप पूजा को तो ले आओ, हम भी तो देखें पूजा बेटी को। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू, जा जाकर पूजा को ले आ। सुमित्रा की बात सुनकर नेहा पूजा को लेकर आती है। पूजा को देखते ही लड़के वाले उसे पसंद कर लेते हैं। बहन जी, लड़की तो हमें बहुत पसंद है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का ही समझो।
अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। विराट, जरा मिठाई लेकर इनका मुंह भी तो मीठा करवा दे। हाँ बहन जी, वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन फिलहाल हम मुद्दे की बात कर ले। मुद्दे की बात क्या मतलब? मतलब ये कि अब लेन देन की बात कर लेते हैं। लड़की की माँ की पूरी बात खत्म भी नहीं होती कि विराट गुस्से में बोल पड़ता है। ये आप क्या कह रही हैं? अरे हम बहुत नेक और साफ दिल के इंसान हैं। हमने ना तो दहेज लिया है और ना ही हम दहेज देंगे। आपको पता है दहेज लेना कितना बड़ा पाप है? हम नहीं देंगे दहेज, हम तो दहेज के खिलाफ है। क्यों माँ? हाँ बिल्कुल, अगर आपने हमारे सामने दहेज की बात भी की ना तो हम पुलिस को बुलाकर FIR दर्ज करवा देंगे। अरे बड़ी ही अजीब किस्म की औरत हैं आप। हमने आपसे दहेज थोड़ी ना मांगा है। अरे हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि हमारे भी रिश्तेदार हैं, उन्हें भी जवाब देना पड़ता है। अंकल जी, अगर आपके रिश्तेदार हैं ना तो रिश्तेदार हमारे भी हैं। सही कह रहा है मेरा बेटा। अरे हमने भी तो अपना बेटा भी आए, हम भी अपने घर में बहू लेकर आए, लेकिन दहेज के नाम पर 1 रुपया नहीं लेकर आए। और आप है कि हमसे दहेज ले रहे? हम दहेज के खिलाफ हैं। अगर आपने दोबारा दहेज की बात करी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, आप अपने पैसों को अपने पास ही रखिए और अपनी बेटी को भी। हमें आपकी लड़की से अपने लड़के की शादी नहीं करवानी, जहाँ बात बात पर पुलिस की धमकी मिले। चलिए जी, चलो बेटा। इतना बोलकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा हाफ डे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं छुट्टी नहीं करती। अरे छुट्टी करने का कोई फ़ायदा भी तो हो। और शादी के लिए हाँ करने का फ़ायदा तो तब होगा ना जब किसी लड़की को भैया और माँ टिकने देंगे। कोई भी लड़के वाले आते तो भैया और माँ खुद को दहेज के खिलाफ दिखाकर उन्हें भगा देते हैं। अगर ऐसा ही करते रहे तो हो चुकी मेरी शादी। अरे तो क्या गलत बोल दिया? तुझे पता नहीं दहेज लेना कितना बड़ा पाप है? जितना बड़ा जुल्म दहेज लेना है ना, उतना बड़ा जुल्म दहेज देना भी होता है। इसलिए ना तो हम जुर्म करेंगे और ना ही जुर्म के भागीदार बनेंगे। तो मेरी कमाई से उनको दहेज दे देते। पूजा अपने भाई और माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाती और वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक बार फिर पूजा को देखने के लिए राहुल और राहुल की फैमिली आती है। पूजा तो तैयार हो गई? अरे तैयार तो तब होंगी ना जब आप यहाँ से जाएंगी। और मैं आशा करती हूँ कि इस बार आप इन लड़के वालों के आगे ड्रामा नहीं करेंगी। विराट पूजा की बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर पूजा दुखी हो जाती है, लेकिन पूजा की भाभी नेहा उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है, पूजा तुम चिंता मत करो, इस बार तुम्हारा ये रिश्ता मैं करवाऊंगी, क्योंकि इस बार ना तो माँ जी की चलेगी और ना ही विराट की। अगर कोई बोलेगा तो सिर्फ मैं बोलूंगी। लेकिन भाभी कैसे? आप तो जानती है ना, शादी में थोड़ा बहुत लेन देन चलता रहता है। अरे मेरी प्यारी ननद, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। एक बार फिर नेहा पूजा को लेकर लड़के वालों के सामने जाती है और इस बार भी पूजा को राहुल और राहुल की फैमिली पसंद कर लेते हैं। बहन जी, पूजा बेटी तो हमें बहुत पसंद आ गई। बताइए शादी की डेट कब की रखनी है? अरे डेट तो फिक्स होती रहेगी, पर इससे पहले आप मुंह मीठा करो। वो भी कर लेंगे, पर सुमित्रा बहन, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मेरा राहुल मेरा इकलौता लड़का है। आपकी लड़की को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है और हमें आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। लेकिन हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, बड़े ही मुंह फट लोग हैं, तुरंत पूछ लेते हैं कि बेटे को ससुराल से क्या मिला। तो आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि हमें आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ चीज़ दे दीजिएगा, क्योंकि हम भी ना दहेज के खिलाफ है। फिर भी लोगों को दिखाने के लिए कुछ तो लड़की वालों की तरफ से आना चाहिए ना। ये आप क्या बोल रही हैं? आप दहेज मांग रही हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं दहेज नहीं मांग रही हूँ। मैं बस सोफ़ा, फ्रिज, अलमारी और टीवी मांग रही हूँ, ताकि कल को हमें कुछ सुनने को ना मिले। विराट और सुमित्रा कुछ बोलते उससे पहले ही बीच में नेहा बोल पड़ती है। अरे वाह, कितनी अच्छी सोच है आंटी जी आपकी। भगवान आपकी जैसी सोच हर किसी को क्यों नहीं देता। देखिए, आप दहेज भी नहीं मांग रही। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, क्योंकि ऐसा रिश्ता आपको दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अरे बहू, ये क्या कह रही है तू? और नहीं तो क्या माँ जी, सही तो कह रही हूँ। आंटी जी, आपको पता है? बेटा, ये क्या कर रही है? इसका मुंह बंद करवाना पड़ेगा। ये तेरी बीवी ना हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। वैसे आंटी जी, सच बताऊं तो इस घर में ये फ्रिज, टीवी, सोफ़ा और जो कुछ भी आप देख रही है ना, वो मैं
हाँ, वो यही तो पसंद करके लाई है क्या बहू? नेहा अपनी सास की तरफ देखती है और मुस्कुराती हुए कहती है, हाँ हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सारी मेरी पसंद की चीज़ें हैं। वैसे भी जब आपके घर फर्नीचर के सामान जाएंगे तो वो पसंद भी मेरी ही होगी। क्यों सासू माँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं? तो हम इस रिश्ते को पक्का समझे? मेरी तरफ से तो हाँ है, पूजा की तरफ से भी हाँ, विराट की तरफ से भी हाँ, और समझो माँ जी आपकी भी हाँ ही है ना, बता दीजिए। अब जब सबको ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर ही है। इस तरह पूजा और राहुल का रिश्ता पक्का हो जाता है और बहुत जल्द पूजा और राहुल की शादी हो जाती है। आखिरकार नेहा ने अपनी ननद पूजा की शादी बड़ी ही चालाकी से करवा ही दी। क्या हुआ, नौकरी मिली? नहीं, यहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। अब क्या होगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब कहाँ मिलेगी नौकरी? फिक्र मत करो बेटा, मैंने तेरी मौसी से बात कर ली है। तेरे मौसी जी की कंपनी में तेरी नौकरी पक्की हो गई है और अब तुम दोनों मौसी के साथ ही रहना। अरे माँ, आपने मौसी से क्यों मदद मांगी? मुझे रिश्तेदारों के एहसान लेना पसंद नहीं है। अरे बेटा, रिश्तेदार होते ही इसीलिए हैं कि जरूरत में एक दूसरे के काम आए। तेरे मौसा जी जब बिजनेस शुरू कर रहे थे ना, तब तेरे बाबूजी ने भी उनकी बहुत मदद की थी। हाँ, नौकरी तो ठीक है, लेकिन उनके घर में रहना ठीक नहीं होगा माँ जी। हम शहर में किराए का मकान ढूंढ लेंगे। माया ने जोर देकर कहा है कि तुम दोनों उसके साथ रहो। कह रही थी कि इतना बड़ा घर होते हुए भी बच्चे किराए का मकान लेकर रहेंगे, उसे बहुत बुरा लगेगा। शादी के कुछ ही महीने बाद रोहन की नौकरी चली गई। ऐसे में माँ ने रोहन की अमीर मौसी माया से मदद मांगी। रोहन और प्रिया दोनों ही मौसी का एहसान नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में वो मान गए। अरे आ गए तुम दोनों? प्रणाम मौसी। थैंक यू मौसी, आप हमारी इतनी मदद कर रही हैं। अरे इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना बड़ा बंगला है, इतना पैसा है, तो तुम्हारी मदद तो कर ही सकते हैं ना। जी जी। देख, तू कल से ऑफिस ज्वाइन कर ले। और बहू, मैंने तुम्हारा कमरा रेडी करवा दिया है और तुम्हारे ससुराल से अच्छा कमरा है। अटैच बाथरूम भी है। थैंक यू मौसी जी। रोहन नौकरी शुरू होते ही खूब लगन और मेहनत से काम में जुट गया। प्रिया भी काम में मौसी का हाथ बटाने लगी। सब कुछ अच्छे से चलने लगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। मौसी जी देखिए ना, 9 बज गए, काम वाली अभी तक नहीं आई। मैंने काम वाली का हिसाब करके उसे निकाल दिया है। हाँ, क्यों मौसी? अरे वो आए दिन छुट्टी मारती रहती थी, और वैसे भी अब हम 2 औरतें हैं इस घर में, मिलके कर लेंगे घर का काम। लेकिन मौसी ने जैसा प्रिया से कहा वैसा हुआ नहीं। अरे प्रिया, कहाँ रह गई? मैं कपड़े धो रही हूँ मौसी जी। ठीक है, कपड़े धोकर बर्तन भी साफ कर देना। लेकिन मौसी, कपड़े धोने और सुखाने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक आप बर्तन धो लीजिए ना, जल्दी काम हो जाएगा। अरे मैंने कल ही मैनिक्योर करवाया है, और वो भी इतने महंगे सैलून में कि तुम तो वहां जाने का भी नहीं सोच सकती। अब क्या उसे मैं बर्तन घिसने में खराब कर दूं? कपड़े धोकर बर्तन धो लेना और शाम के खाने की तैयारी कर देना। मैं जा रही हूँ किटी पार्टी में। ठीक है मौसी जी। मौसी का बर्ताव दिन ब दिन खराब होने लगा। प्रिया बेचारी दिन भर घर का काम किया करती और रोहन को ऑफिस के साथ साथ घर के लिए बाजार से सामान लाने, पाइप ठीक करने, गाड़ी सुधारने जैसे काम भी करने पड़ रहे थे। ये लीजिए आपका टिफिन। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, लेट हुआ तो मौसा जी सबके सामने फिर से डांटेंगे। अरे कहाँ चल दिया इतनी जल्दी में? ऑफिस जा रहा हूँ मौसी, आज एक जरूरी मीटिंग है। और तू क्या करेगा उस मीटिंग में? तू पहले जा और मार्केट से सब्जियां, मिठाई और दूध लेकर आ। आज घर में 15-20 मेहमान आने वाले हैं। लेकिन मौसी, मुझे मौसा जी ने जल्दी ऑफिस आने को कहा था। उन्हें मैं कह दूंगी। तू सामान लाएगा तब ये प्रिया खाना बनाएगी ना। हाँ, 15-20 लोगों का खाना अकेले? तो क्या मेहमानों को भूखा घर भेजेंगे?
मैं पार्लर जा रही हूँ तैयार होने, तू खाना तैयार रखना। रोहन और प्रिया को मौसी का बर्ताव बड़ा बुरा लगता था, लेकिन मौसी के उन पर जो एहसान थे उसके आगे दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और उधर रोहन पर मौसा जी अलग से जुल्म ढा रहे थे। रोहन, ये टाइम है ऑफिस आने का। सॉरी मौसा जी, वो मौसी ने घर का सामान लेने मार्केट भेज दिया था। मेरे ऑफिस में ये बहाने नहीं चलेंगे। तुम्हारी नौकरी सिफारिश से लगी है, लेकिन चलेगी सिर्फ मेरा ऑर्डर मानने से, समझे? जी सॉरी मौसा जी। ये मौसा मौसा क्या लगा रखा है? ये ऑफिस है और मैं तुम्हारा बॉस। जी सॉरी बॉस। अब जाओ, मेरी कार सर्विसिंग करवा के ले आओ। मैं? नहीं तो क्या मैं? लेकिन मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। तुम्हें मैनेजर मैंने बनाया है, इसलिए जो मैं कहता हूँ वो करो, वरना निकल जाओ यहाँ से। ठीक है मौसा जी, अब मेरा मतलब बॉस। इतनी बेइज्जती अब रोहन और प्रिया को बहुत चुभ रही थी। सुनिए, घर का काम तो ठीक है, लेकिन बात बात पर मौसी के ताने मुझसे सहन नहीं होते। मेरी भी यही हालत है। मैनेजर हूँ, लेकिन मौसा जी मुझसे नौकरों वाले काम करवाते हैं और बात बात पर उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे बहू, तू यहाँ कमरे में आराम फरमा रही है, बर्तन कौन धोएगा? और रोहन, वो लॉन्ड्री वाला तेरे मौसा जी के कपड़े नहीं लाया ड्राई क्लीनिंग से, जा जल्दी से लेकर आ। ठीक है मौसी। और ठीक से गिन के लाना, इतने महंगे सूट हैं कि तूने तो कभी देखे भी नहीं होंगे। आप माँ जी से बात कीजिए ना, उन्हें बताइए मौसी क्या कर रही हैं। क्या फायदा? माँ मौसी से लड़ाई करेगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे दूं और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। एक दिन मौसा जी बड़े हैरान परेशान घर लौटे। माया, 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 हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ? बिजनेस में भारी नुकसान हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब क्या होगा? मैंने फैक्ट्री, ऑफिस सब पर लोन लिया था, बैंक ने हमारे खाते भी सील कर दिए। तो अब घर कैसे चलेगा? घर रहेगा तो चलेगा ना, घर भी सील होने वाला है। और हम कहाँ जाएंगे? क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? मौसा जी को बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है, घर ऑफिस सब बिक गया है। हम तो कहीं के नहीं रहे। मौसी, मौसा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब तुम्हें क्या बोलना है? दरअसल मुझे ऑफिस का काम जम नहीं रहा था, तो मैंने दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया था। मेरी नौकरी लग गई है, वो लोग रहने के लिए घर भी दे रहे हैं। हाँ हाँ, चले जाओ। हमने तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव किया उसी की सजा दे रहा है भगवान। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेता हूँ। मैं भी कोई काम कर लूंगी, किसी तरह जीना तो पड़ेगा ना। आप क्यों काम करोगे? तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? आपने सुना नहीं, रोहन को जॉब के साथ घर भी मिला है, तो आप हमारे साथ ही रहेंगे ना। और सैलरी भी बहुत अच्छी है, तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। आप बस आराम कीजिए, मैं और प्रिया आपका ख्याल रखेंगे। तुम दोनों किस मिट्टी के बने हो? हमने तुम्हें इतना परेशान किया और फिर भी तुम हमारे लिए इतना सोच रहे हो। रिश्तेदार तो होते ही एक दूसरे की मदद के लिए है ना। तुम बिल्कुल अपने पिता पर गए हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे भी माफ कर दो बच्चों। बच्चों से भी भला बड़े माफ़ी मांगते हैं क्या? चलिए, हम नए घर में नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी करते हैं। हाँ, मुझे पैसों का बहुत घमंड था, तो भगवान ने उसे चूर चूर कर दिया, लेकिन साथ में एक मौका भी दिया है। अब मैं अपनी हर गलती सुधार लूंगी। और मैं भी। इस तरह मौसा और मौसी को ठोकर खाकर ही सही, पर अकल तो आ गई। रोमा अपने बेटे नैतिक के साथ रहा करती थी। नैतिक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके पिताजी नहीं थे। नैतिक की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। वो रुचिता नाम की लड़की से प्यार करता था।
रुचिता और नैतिक दोनों अपने अपने घर पर ये बात बताते हैं। रुचिता के घर वाले तो मान जाते हैं, लेकिन नैतिक की माँ रोमा नहीं मानती। नैतिक रोमा को रुचिता की फोटो भी दिखाता है। अरे बावरा हो गया है क्या? तू इतना हैंडसम और डैशिंग, इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता है और तू इससे शादी करना चाहता है? अरे बेटा, जिंदगी में हमें अगर किसी से प्यार हो जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे पल भर में अपनी जिंदगी बना ले। तेरे लिए होनहार और खूबसूरत लड़कियों की लंबी कतार लग जाएगी। मैंने तो तेरे लिए न जाने कितने रिश्तों की शॉर्ट लिस्ट भी बनाकर रख दी है। पर माँ, अब समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ रुचिता से ही प्यार करता हूँ और उसी के साथ अगले 7 जन्म बिताना चाहता हूँ। उसी के साथ 7 फेरे लेकर शादी के पवित्र बंधन में बंधना चाहता हूँ। प्लीज माँ, आपको मेरी कसम, आपको स्वर्गवासी पापा की कसम, मान जाओ ना माँ, प्लीज। ये कैसी मनमानी है? जिद की भी हद होती है। अच्छा ठीक है, अब तुझ पर जबरदस्ती तो कर नहीं पाऊंगी मैं, क्योंकि तुझे लग गया है उस रुचिता के प्यार का रोग। कर ले शादी, फिक्स कर दे मुहूर्त। ये आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। रुचिता और नैतिक के घर वाले आपस में मिलकर रिश्ता पक्का करते हैं और पंडित जी की सलाह से शादी का मुहूर्त तय करते हैं। खुशी खुशी धूमधाम से रुचिता और नैतिक की शादी हो जाती है। लेकिन शुरू से ही रोमा इस शादी से नाखुश होती है। उसे रुचिता पसंद नहीं थी, क्योंकि रोमा के नजरिए से वो रूप, रंग और चाल चलन में अच्छी नहीं थी। ससुराल में गृह प्रवेश करके रुचिता अंदर आती है। कर दिया पनौती ने गृह प्रवेश। मेरा बेटा एकदम दूध की तरह गोरा और ये चाय की तरह सावली। ना ही होनहार है, पढ़ लिख कर कुछ कर भी नहीं पाई। खैर, अब फंदा गले में बंध ही गया है तो अभी ऐसे ही जीना होगा। लेकिन इसके लिए तो मैं ये ससुराल कैद खाना बना कर रहूंगी, ताकि जल्दी से तंग आकर ये खुद ही यहाँ से दुम दबाकर भाग जाए। अगली सुबह। माँ जी, नैतिक, ये लो शीरा और छोले कुलचे। आज मेरी पहली रसोई थी ना, चखिए और बताइए कैसा बना है खाना। रोमा और नैतिक खाना चखते हैं और रोमा जानबूझकर नखरे दिखाती है। हाय हाय हाय, इतनी मिर्च! अरे बाप रे, हाय राम! नैतिक, पानी दे। रोमा खांसने का नाटक करती है। ये लो माँ, पानी पियो। पानी पीने के बाद रोमा शांत हो जाती है। अरे टोकरी भर के मिर्च डाली थी क्या छोले में? तेरे मायके वालों ने क्या हमें मिर्च की फैक्ट्री फ्री में गिफ्ट की है, हैं? लेकिन माँ जी, मैंने तो सिर्फ थोड़ी मिर्ची डाली थी। रुचिता, तुम्हें समझना चाहिए ना, घर में बुजुर्ग है। हम तो इतना तीखा खा भी सकते हैं, लेकिन माँ कैसे खा सकती है? इसलिए प्लीज आइंदा से ऐसी भूल मत करना, वरना खामखा तुम पर चिल्ला बैठूंगा मैं फिर से। यही तो चाहती हूँ मैं बेटा। अरे मेरे लाल, तेरे लिए तो हीरोइन लाऊंगी मैं, हीरोइन। तो बस इस कलमुही को छोड़ दे। रोमा अब रुचिता को हर तरह से तंग करने लगती है, ये सोचकर कि वो तंग आकर घर छोड़कर चली जाएगी। रोमा उसे 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठने नहीं देती, लगातार नॉन स्टॉप काम करवाती रहती, कभी ये तो कभी वो। अरे रुचिता बहू, तुम दोपहर में सोना मत। वो स्टोर रूम और गेस्ट रूम में बहुत धूल हो गई है, उन्हें साफ कर देना। और शाम के पूजा के भोग की मिठाई भी तो बनानी है। मैंने 2 बनारसी साड़ियाँ निकाली है, उसकी इस्त्री कर देना। कल सुबह मंदिर पहन कर जाऊंगी। और हाँ, ये सारा काम होने के बाद जरा कटोरी में तेल लगाकर मेरे घुटनों की मालिश कर देना। बहुत दर्द कर रहे हैं ये निगुड़े घुटने। हाय राम। ठीक है माँ जी, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। रुचिता बिना कोई शिकायत के घर का सारा काम करती, चाहे रोमा उसे दुगना तिगुना काम ही क्यों ना देते। उससे कोई मलाल नहीं था। वो हर वक्त बस मुस्कुराकर काम करती रहती और रोमा और नैतिक की सेवा करती रहती। इस बात से हैरान होकर रोमा मन ही मन कहती है, अजीब बात है, न जाने किस मिट्टी की बनी है ये लड़की।
इतना सारा काम करके तो अगली बोरिया बिस्तरा बांध कर रफा दफा हो जाती अब तक, लेकिन इसके माथे पर तो एक शिकन तक नहीं आई। नहीं, मुझे कोई ना कोई तिगड़म तो निकालना ही होगा, जिससे इस नास पिटी रुचिता को मैं दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक सकूं। आइडिया, कल ही जाकर उस मीशा से मिलती हूँ, यही सही रहेगा। मीशा एक अनजान लड़की होती है जो छोटे मोटे नाटकों में एक्टिंग करती। मीशा दिखने में बेहद सुंदर होती है, लेकिन उतनी ही अकड़ू और घमंडी भी। रोमा उससे मिलकर कहती है, मीशा बिटिया, मेरे पास तुम्हारे लिए ना एक प्रस्ताव है, सुनना चाहोगी? जैसे कि अगर मैंने आपको मना किया तो आप चुपचाप म्यूट होकर यहाँ से चली जाएंगी, है ना? बोलिए, जल्दी से बोलिए, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं पड़ा है। मीशा, क्या तुम मेरे बेटे की बीवी बन सकती हो? तुम्हें ना बस उसका दिल जीतना होगा, उसे बहलाना होगा और अपनी ओर खींचना होगा, जिससे वो रुचिता को भूल जाए और तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, तुम्हारे इतने करीब आ जाए। मैं ना तुम्हें इस काम के लिए मोटी रकम भी दूंगी। बहुत पैसे हैं हमारे पास। हाँ, प्लीज मना मत करना। अरे लक्ष्मी को ठुकराते नहीं, पता है ना। मीशा काफी देर तक सोचती है और फिर कहती है, अच्छा ठीक है, डन डील, लेकिन ऐसा कितना पैसा दोगी आप मुझे? वो बहुत है ना आपके पास? अरे तू जितना कहेगी उतना दूंगी, बस चल अभी, बाद में बैठ के हिसाब किताब कर लेंगे। रूमा मीशा को अपने घर ले आती है और मीशा को देखकर नैतिक और रुचिता दोनों सोच में पड़ जाते हैं। ये कौन है माँ, और ये सूटकेस और बैग? अरे नैतिक बेटा, ये है मीशा, मेरी आगरा वाली सहेली है ना, वो चंपा, उसकी बेटी। ये अब कुछ दिन यहीं हमारे घर में रहेगी, क्योंकि चंपा और मीशा के पिताजी दोनों 4 धाम यात्रा पर गए हैं और वो घूम घाम के पूरे 1-2 महीने बाद ही आएंगे। तब तक ये मीशा हमारे साथ रहेगी। लेकिन माँ, चंपा आंटी तो हमारे पड़ोस में ही रहती है ना। अब नहीं बेटा, अब इतने बड़े गोले में क्या भला एक ही चंपा हो सकती है। अरे ये मेरी दूसरी वाली सहेली है, चंपा। क्या तू भी? हाय नैतिक, नाइस टू मीट यू। मीशा तुरंत नैतिक के गले लग जाती है, जिससे रुचिता को बुरा लगता है। अब हाय, नाइस टू मीट यू टू। हाय रुचिता। हेलो जी। मीशा अब घर पे रहने आ गई। वो रुचिता को नैतिक से दूर करने के पीछे तुली हुई थी। हर रोज कोई ना कोई नया पैतरा आजमाती रहती। एक बार रात में जब सब सो रहे होते हैं, तभी मीशा उठती है और देखती है कि नैतिक हॉल में लैंप लाइट जलाकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा है। ये डेडलाइंस बिना ना जाने कब मेरा काम खत्म होगा और कब मैं बिस्तर पर कंबल ओढ़कर सो जाऊं। एक तो इतनी नींद आ रही है कि हर 2 मिनट में उबासी आ रही है। तभी मीशा नैतिक के लिए चाय बनाकर लाती है और प्रेम भरी निगाहों से उसे चाय देती है। नैतिक, ये लो, तुम्हें नींद आ रही है ना, ये चाय पी लो। अरे शुक्रिया, लेकिन तुमने क्यों दिक्कत ली? आप तो मेरे दोस्त हो ना, दिक्कत कैसे? मीशा घंटों तक नैतिक से मीठी मीठी बातें करती रहती और इसी तरह वो रोज नैतिक के साथ बातें करके उसके करीब आने लगी। मीशा की सुंदरता और काया देखकर नैतिक को भी उसकी तरफ आकर्षण हो जाता है और वो दोनों रोज चुपके से शॉपिंग मॉल, थिएटर, पार्क और कई जगहों पर घूमने जाते हैं और नैतिक इस सब में अपने प्यार, अपनी बीवी रुचिता को भूल ही जाता है। मीशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे लगता है कि मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि मेरी बीवी है, माँ है, शादीशुदा हूँ मैं। देखो, तुम्हें मुझसे प्यार है ना, और तुम मुझे पाना चाहते हो, है ना? पर हम दोनों के रास्ते के बीच का कांटा है रोमा आंटी और रुचिता। तो मेरी एक बात मानो, शर्त ही समझ लो, जिसे अगर तुम पूरी करोगे
तो फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ऐसी कैसी शर्त है? ऐसी शर्त जिससे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ऐसी कौन सी शर्त रखने वाली थी मीशा? आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही थी इस बहू की सौतन के दिमाग में? क्या मीशा के प्यार में नैतिक अपनी बीवी को छोड़ देगा? सास ने लाई ये सौतन अब अपना खेल शुरू करने जा रही है। देखना मत भूलिए षड्यंत्रों और दिलचस्प मोड़ों से कैसे गुजरती है ये कहानी। मिलते हैं दूसरे भाग में।